मेहमान से आपको मिलवाते हैं जो देश दुनिया प्रदेश में अपना एक अलग नाम रखता है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास तरह के वीणा वादक से। यूँ तो कई तरह के वीणा होते हैं, लेकिन विचित्र वीणा का जब आप नाम सुनेंगे तो देश में बहुत कम लोग इसको जानने वाले हैं, इस संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं में से एक है मेरे साथ पद्मजा विश्वरूप, जो देश की अकेली ऐसी महिला है जो विचित्र वीणा में ध्रुपद बजाती है। वैसे तो अलग अलग जो कलाएं होती हैं, विधाएं होती है, उसमें बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर ध्रुपद की अकेली कलाकार है। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ पद्मजा जी से। स्वागत है आपका पद्मजा। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बहुत आप लोगों का कि आप लोग अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस वाद्य का प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे हैं। ये जो आप मेरे सामने विचित्र वीणा रखा है, एक तो नाम ही विचित्र है, तो मैं समझना चाहूँगा कि नाम विचित्र क्यों है। वैसे तो एक्चुअली ये बड़ी ही प्राचीन वीणा है। इसको पहले घोषिका, घोषवती और एक तंत्री वीणा कहा जाता था। अभी उसके बाद इसको बट्टा बीन और विचित्र वीणा के नाम से जाना जाने लगा। इसकी वादन शैली और इसको बट्टे से स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट है तो बजाया जाता है, इस वजह से इसका नाम कुछ विद्वानों ने विचित्र वीणा कहा गया। वीणा की जब बात होती है तो कितने तरह के वीणा होते हैं, वो भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि विचित्र है, इसलिए इसका नाम विचित्र। बिल्कुल। पहले 184 प्रकार की वीणाएं हुआ करती थी, लेकिन आज प्रचलन में सिर्फ 4 वीणाएं रह गई हैं, जो कि 2 उत्तर भारत में हैं और 2 दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में हमारे यहाँ रुद्र वीणा है एक तो, और दूसरा विचित्र वीणा जो स्लाइडिंग है। रुद्र वीणा में पर्दे होते हैं और जैसे दक्षिण भारत में देखा जाए तो वहाँ पर सरस्वती वीणा और गोटम वाद्य भी कुछ कुछ विचित्र वीणा की तरह है, स्लाइडिंग है। तो इस तरह 4 वीणाएं आज हमारे यहाँ प्रचलित हैं हमारे हिंदुस्तान में। और पद्मजा जी सिर्फ विचित्र वीणा ही बजाती है, आपको चारों वीणा के बारे में आपको जानकारी है? जानकारी थोड़ी बहुत सभी वीणाओं के बारे में है, बजाती पर मैं यही हूँ, क्योंकि पहले मैंने शुरुआत में सितार सीखा था। उसके बाद जैसे कि विचित्र वीणा का सफ़र यूँ हुआ कि मेरे एक तो पहले मेरा परिवार एक संगीत अनुरागी परिवार था। मेरी माँ संगीत की बहुत ही शौकीन रहीं। संगीत उन्होंने कुछ सीखा भी, और कुछ समय बाद वो जब नहीं सीख पाई तो उनको लगा कि ना मुझे अपनी बेटी को इसमें आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सितार सिखाया। उस वक्त वीणा का कुछ आइडिया भी नहीं था। तो सितार सीखने के बाद धीरे धीरे उसके बाद राजन जी से भी मुलाकात हुई। राजन जी भी सितार बजाते थे। हम लोग फिर उसके बाद हमें उस्ताद के बारे में मालूम पड़ा। राजन जी का सिलेक्शन हुआ नेशनल स्कॉलरशिप के लिए सुर रेयर इंस्ट्रूमेंट की, तो हम लोग दोनों ही यहाँ पर आए आफ्टर मैरिज। फिर उस्ताद के समय जब ये सीखते थे, मैं बैठती थी सुनती थी, उस्ताद सिखाते थे। तब एक बार टीवी चैनल पे एक न्यूज़ था कि विचित्र वीणा वादक एक्सपायर होने का। तभी उन्होंने उस्ताद ने कहा तुम सीखोगी विचित्र वीणा? मैंने कहा उस्ताद अगर आप सिखाएंगे तो ज़रूर सीखूंगी। तभी से बस हम लोगों ने विचित्र वीणा बनवाई और ये वीणा सीखना शुरू किया, और फिर इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे शुरू किए। चलिए हम विचित्र वीणा की तरफ भी बढ़ेंगे और आपके उस्ताद के बारे में भी जानेंगे, लेकिन विचित्र वीणा क्या है, जरा एक अपने धुन के द्वारा हमें सुना दीजिए। बिल्कुल। ये इसमें आलाप होता है, जो कि बहुत ही संगीत का बहुत ही मुख्य रूप है आलाप। उसके बाद जोड़, जोड़ के बाद झाला, और उसके बाद कुछ बंदिशें बजाई जाती हैं जो कि बहुत परंपरागत बंदिशें हैं, जैसे तानसेन और बैजू बावरा के समय की ध्रुपद शैली की बंदिशें हम लोग बजाते हैं, जो हमने उस्ताद से सीखी। और इसका संगत में हम लोग पखावज का लेते हैं, है ना। तो वो अभी फ़िलहाल तो उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा सा आलाप सुनाऊंगी मैं। जी, यहाँ पे
ये जो आप कर रही हैं इसे जैसे आपने कहा अलाप, अलाप जब संगीत में होता है तो फिर अलाप भरा जाता है जैसा कहते हैं, तो क्या इसमें ये कैसा अलाप? ये किसी भी राग को लेके उसका स्वर विस्तार बहुत धीमी लय में हम लोग करते हैं, उसे आलाप कहते हैं। यानी इस विलंबित लय में हम जो हम स्वर विस्तार कर रहे हैं तो उसको आलाप कहते हैं। इसमें एक लय में होता है पर इसमें संगत यानी किसी वाद्य की नहीं होती। और उसके बाद हम एक थोड़ा सा इसको लय को बढ़ा के जब करते हैं वो होता है जोड़। जी तो है ना। और उसके बाद हम थोड़ा सा जैसे मैं बजा के बताती हूँ जी। हाथ में जो आपके है जिससे आप बजा रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इसे बट्टा कहते हैं और ग्लास बॉल है एक्चुअली, ये ओवल शेप का है ना। तो इसी से हम स्लाइड करके इसको बजाते हैं। तो तारों हमें स्वर स्थान एक्चुअली इसमें अलग से ये नहीं है, तो हम इसको अंदाज के साथ बजाया जाता है, अंदाज से हम इसको स्वर बजाते हैं। ये पद्मजा जी जो आप बात मुझसे कर रही हैं, अब हम देख रहे हैं कि एक दौर बहुत अलग है जब हम क्लासिकल से आधुनिकता की तरफ, पाश्चात्य संस्कृति जिसे कह लें या पाश्चात्य संगीत कह सकते हैं, म्यूज़िक कह सकते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे कर कर इनसे दूर हो रहा है। अब देश में आप जैसे बहुत कम लोग बचे, जैसे आप जिस ध्रुपद की आप बात कर रहे हैं वो आप अकेले ही शायद है यहाँ जो इसको अभी भी आगे बढ़ा रही। कैसे इस पर आप लोग काम कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारे देश की एक समृद्ध परंपरा है और इसे हमें आगे और बढ़ाना है। ये हमारा संगीत है, मेरे अकेले का संगीत नहीं। ये हम सब युवाओं का, हम सभी हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सभी की जिम्मेवारी है कि ये हमारी समृद्ध परंपरा को, हमारे संस्कृति को हम लुप्त ना होने दें। तो कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ लोग भी और भी कोशिश कर रहे हैं संगीत के क्षेत्र में, ऐसे वाद्यों को लेके, हमारी संगीत धरोहर को लेके। तो प्रयास तो सभी तरफ हैं, भले ही कम है, पर धीरे धीरे लोगों को, नए युवाओं को इसके बारे में जानकारी मिलती जा रही है। कुछ आप लोगों का सहयोग है, मीडिया का सहयोग है कि जिसकी वजह से आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं ऐसे वाद्यों का, ऐसे बजाने वालों का, ऐसे कलाकारों का, जिससे कि लोगों को एक जागरूकता मिलती है इस बारे में कि हाँ भाई हमारे क्या है, हमारा संगीत क्या है, कितनी प्राचीन धरोहर है और हमारी ध्रुपद शैली ये कि बहुत ही प्राचीन है। जब क्लासिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ, बड़ा धैर्य रखना होता है और आज का जो युवा है वो धैर्य नहीं, वो चाहता है कि बहुत जल्दी हम पालें। तो अभी कोई ऐसे स्टूडेंट है आपके साथ जो इस विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल हैं, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं और आगे मैं उनके भविष्य में वो अच्छा करेंगे ऐसा आशा रखती हूँ। अभी हालांकि वो परफॉर्मिंग के लिए नहीं आए हैं, कुछ लोगों ने मेरे साथ संगत ज़रूर की है थोड़ा सा बैठ के, पर परफॉर्म के लिए अभी तैयार कर रही हूँ। युवा हैं कुछ और पढ़ाई के साथ भी वो ये कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के साथ, अपने म्यूज़िक यानी एकदम सोलो म्यूज़िक के साथ कुछ हैं जो कि अकेला म्यूज़िक भी करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस तो है, लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं ऐसे वाद्यों को और सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो धैर्य तो है, पर लेकिन इसका एक अलग ही आनंद है। जैसे कहते हैं ना कि अब देखिए योग की तरफ हमारी संस्कृति बढ़ गई। पहले कुछ सालों पहले योग का कोई वही नहीं था और उसी तरह हमारी ये संगीत की तरफ भी युवाओं का अब फिर से रुझान बढ़ा है और आगे और बढ़ेगा। तो धैर्य तो है पर उसके साथ एक आनंद है जिसको आनंद तो वैसे भी कहते हैं कि आनंद धैर्य से ही मिलता है। जब आप धैर्य रखेंगे तो धैर्य के बाद ही आनंद मिलता है। लेकिन आप कब से इस तरफ आ गए? जैसा आपने जिक्र किया कि आपकी माताजी थी लेकिन वो चाहती थी कि मेरी जो कला है, मेरी जो विरासत है वो आपको दे दें, और वो मुझे लगता है देने में कामयाब भी रही होंगी। कब बचपन से मम्मी को देख के आपके मन में ये चलता था कि मैं भी इस तरफ जाऊंगी, या मम्मी ने खुद आपको इधर लेकर आ गई?
नहीं, जैसे कि मेरी माताजी बताती हैं कि जब वो मैं 6 महीने की थी तब वो तानसेन समारोह, हम लोग ग्वालियर के हैं, तो वहाँ पे तानसेन समारोह हुआ करता था, तो वो सुनने गई थी, मैं गोद में ही थी। तब उन्होंने सोचा था काश कि मेरी बेटी भी इस मंच पे बजाए, तो उनका ये सपना भी मैंने पूरा किया। इस वजह से उनके मन में रहा था कि कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को संगीत सिखाऊंगी, और उन्होंने मुझे सिखाया, और उसकी वजह से फिर आगे फिर मैंने म्यूज़िशियन हैं मेरे पति, तो उन्हीं से शादी हुई, और फिर उसके बाद मेरा संगीत और आगे बढ़ा और उस्ताद मिले, यानी ये एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप मुझे यानी इस तरीके के मौके मिले, या इस तरीके से मुझे आगे बढ़ने के अवसर मिलते गए, और मैं कोशिश करती रही और अभी भी आगे कोशिश कर रही हूँ। आपके उस्ताद कौन थे? अभी है उस्ताद? उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर नहीं, वो अभी नहीं है, पर वो हमारे संगीत में है, हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, हम सभी विद्यार्थियों के साथ है, क्योंकि वो इतने महान गुरु रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, खासकर लड़कियों को सिखाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। पहले एक समय था कि विचित्र ये कोई भी वीणा को महिलाएं छूती भी नहीं थी, उनको स्पर्श तक नहीं करती थी, पर हमारे उस्ताद ने इस परंपरा को तोड़ के लड़कियों को आगे बढ़ाया, मुझे वीणा सिखाई। मुझे ये बहुत ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वीणा से लड़कियों को दूर रखा जाता था, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे भी कुछ कहानियां रही हैं? कुछ कहानियाँ तो मुझे एकदम अच्छे से नहीं पता है, पर हाँ ये है कि देखिए कई चीज़ों में महिलाओं को आगे किया ही नहीं जाता था, कई चीज़ों में महिलाएं पीछे रहती थी। कुछ थे जो कि महिलाएं यानी कुछ समय रियाज़ नहीं कर सकती, तो इस वजह से भी ये कहते थे कि नहीं, ये वीणा बहुत ही पवित्र वाद्य है, तो महिलाएं पूरे टाइम उसको, मतलब हर टाइम इसको रियाज़ नहीं कर सकती थी, ये बहुत पवित्र है, इसको यानी तो उसके बाद भी फिर उसके रास्ते निकाले गए धीरे धीरे। फिर जैसे हमारे उस्ताद आ गया, उन्होंने लड़कियों को ध्रुपद भी सिखाया और वीणा भी सिखाया। वीणा की मैं स्टूडेंट हूँ। जैसा आप नाम ले रही हैं क्या? जियाउद्दीन उनका? जिया फरीदुद्दीन डागर, जी हाँ। लेकिन आज एक दौर से हम अलग गुजर रहे हैं। अब दौर वैसा है कि जहाँ बात धर्म की होती है, और जब वीणा की बात आती तो वीणा वादनी की बात आ जाती है। वीणा वादनी सरस्वती का जो वादक मेरे ख्याल से रहा है, जो सरस्वती जी के हाथ में होता है, वो वीणा रहा है। तो क्या वो भी उस दौर में सरस्वती जी को ही माना करते थे और उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे थे, जैसा आप लोगों ने देखा होगा? हो सकता है कि कुछ किंवदंतियाँ हैं, एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इस पे अपने अपने अलग विचार दिए हैं। तो प्राचीन समय से ही कुछ परंपराएं जो चली आ रही हैं, उसी के रहते ही ये सब आगे बढ़ा, और फिर अभी इसमें कुछ आधुनिकीकरण आया, और फिर इन सब चीज़ों को यानी फिर से यानी लड़कियों को आगे बढ़ाया गया। आपके यदि मैं वैवाहिक जीवन की तरफ जाता हूँ, जैसा आप आनंद जी है आपके साथ, और वो भी इसी विधा में है, वो कुछ और वादन करते हैं, लेकिन तो कैसे सुरबहार वो करते हैं, पहचान कैसे हुई? क्या शादी की वजह भी यही बनी, संगीत ही शादी की वजह बनी? जी हाँ, शादी की वजह संगीत ही रही, क्योंकि हम लोग सितार सीखते थे, साथ में ही सीखते थे। ये गुरु थे वहाँ पर, तो उनसे सीखते थे, पंडित विनायक राव फड़के जी, तो वहीं हम लोग जाके सीखते थे। तो बस मुझे आगे क्योंकि संगीत ही करना था और उनको भी संगीत करना था, तो फिर बस हम लोग के परिवार लोगों ने जब बात की और एक दूसरे से सभी लोग मिले, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, इन लोग की शादी कर सकते हैं, और आगे ये लोग संगीत के लिए कुछ करेंगे तो अच्छी बात है। अभी आप कितना रियाज करते? रियाज कहते हैं कि जब आप क्लासिकल की तरफ जाते हैं तो रियाज बहुत करना होता है, कितना समय आप इसमें लगाती? देखिए, हमारे उस्ताद ने जैसे हमें सिखाया था, हम लोग सुबह 4 बजे से मूर्छनाएँ करते थे, नहा धो के हम लोग सुबह 4 बजे हमें रियाज़ करने के लिए बैठना होता था। तो हम लोग गुरुकुल में जैसे रहे उस्ताद के समय, तो हम लोग 4 बजे सुबह 4 बजे बैठ जाते थे रियाज़ करने के लिए। 4 से 6 मूर्छना किया जाते हैं वाद्य के इंस्ट्रूमेंट के लिए, और गायन के इंस्ट्रूमेंट उस वक्त खर्च भरा करते थे। ऐसे ही फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा उस्ताद के पास बैठेंगे, उस्ताद कुछ बताते थे, उसके बाद हम लोग कुछ सरगम, कुछ बेसिक और चीज़ें होती थी, उनका रियाज़ करते थे। फिर थोड़ा सा गैप दे के
खाना वगैरह खाने के बाद फिर शाम को हम लोग फिर से एक बैठते थे, तब उस्ताद राग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को बताते थे। यानी उस्ताद के पास रहने पे हर वक्त पूरे टाइम संगीत ही होता था। गुरुकुल में यानी उनके साथ बैठे हैं या वो अगर उनके साथ चाय भी पी रहे हैं या वो कुछ घूम रहे हैं या हम लोग कुछ सफाई भी कर रहे हैं, इवन की म्यूज़िक रूम की या कुछ वाद्यों की सफाई भी कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ में एक शिक्षा होती थी। हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलता था। एक अपने अंदर एक पूरा का पूरा एक संगीत का जो कहते हैं ना एक वो डेवलप करना होता था, तो वो एक बहुत अच्छी परंपरा है। वो आप किस उम्र में रहे होंगे जब आप इस ये कम से कम लगभग 22-25 की उम्र से हम लोग उस्ताद से जुड़ गए थे। तो गुरुकुल में रहते थे? हाँ जी हाँ, गुरु आफ्टर मैरिज हम जैसे मैं कभी जाती थी, फिर ये राजन जी जाते थे, मतलब 1 बाय 1 जाते थे। कभी कभी दोनों भी, जब वहाँ पे गुरुकुल में एक बैठक होती है हमारी होती थी उस वक्त, तो उसमें भी हम लोग जाते थे, वहाँ पे बजाते थे। शिष्यों उस्ताद बैठते थे सामने, तो हम लोगों से बजवाते थे। फिर बड़े बड़े हमारे सीनियर गुरु भाई हैं, वो लोग बजाते थे। तो इस तरह से बहुत अच्छा माहौल रहा है हमारे यहाँ का, और अभी भी चल रहा है वहाँ पर सब। गुरुकुल परंपरा अभी जारी है, चल रही है गुरुकुल की परंपरा? क्योंकि धीरे धीरे कर हम देख रहे हैं कि अब गुरुकुल खत्म होते जा रहे हैं और बाकी चीज़ें दूसरी दिखाई देने लगी। जी हाँ, कुछ जगह चल रही है, और अभी उस्ताद तो नहीं है, पर हाँ गुरुकुल है और परंपराएं तो चल ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अभी भी गुरु शिष्य परंपरा का एक अपना, क्योंकि गुरु का पूरा व्यक्तित्व, गुरु का पूरा वो सब हमें जो उस्ताद के गुरु के पास सीखने से मिलता है, उसके मतलब उनके पास रह के जो सीखने को मिलता है, वो हमें ऐसे कुछ समय जाके कुछ बस सिर्फ उतना सा लेसन लेके हम लोग आके घर पे रियाज़ करना, वो चीज़ नहीं आ पाती जो कि उनके पास रह के उनके हर बात से और उनकी हर चीज़ से हमें सीखने को मिलती है। कैसे जीवन को कैसे आप आगे दोनों, आप और आपके मिस्टर, आप दोनों इसी विधा में हैं, तो कैसे घर को चला पाती हैं? उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना होता है? देखिए, परिवार भी ज़रूरी है देखना, पर पहले हम सुबह, अभी भी हम लोगों ने ये रखा है कि सुबह उठ के अपना रियाज़ करें। तो सुबह उठते हैं, अपना रियाज़ करते हैं, उसके बाद एक बार रियाज़ होने के बाद फिर वो दिन के काम शुरू होते हैं। वो सब दिन में परिवार को भी देखना होता है, बाकी समाज है, बाकी और भी चीज़ें हैं, सब मैनेज करते हैं। रियाज अभी भी इस दौर में भी जारी है आपका? बिल्कुल, वो तो हमेशा ही रहेगा, रियाज़ तो हमेशा ही करना है, अदरवाइज़ रियाज़ तो कभी बंद नहीं होगा। उस्ताद ने कहा था जब तक रियाज़ करोगे तब तक सब अच्छा होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने सीख लिया और हम परफेक्ट हो गए। हर दिन हमें रियाज़ भी अपना एक गुरु होता है, जैसे उस्ताद ने बताया था कि हमें थोड़ा सा मैं इतना सा बताता हूँ, गुरु इतना सा बताता है, कुछ चिंतन होता है, कुछ अपना रियाज़ होता है। तो ये सब चिंतन, मनन, रियाज़, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे हमें जब जितना रियाज़ करोगे उतना और अपने आप को सीखने को मिलेगा। संगीत में रियाज की, जैसा आप कह रहे हैं कि आज भी सुबह 4 बजे उठना, जीवन में इसका कितना अलग होता है? मतलब जीवन, खासकर आप जैसे संगीतकारों के लिए जो सुबह 4 बजे उठाएगा, अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू करेगा, तो क्या संगीत जीवन को बदल देता है? बिल्कुल बदल देता है। देखिए, कई युवा हैं, कई बच्चे हैं, जैसे आज देख रहे हैं समय कितना बदल गया है। कई बच्चे कितने गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं, भटक जाते हैं, अपने परिवार से भटक जाते हैं, अपने वे से, यानी अपना जो कर रहे हैं फोकस, उससे भटक जाते हैं। पर जो बच्चे म्यूज़िक कर रहे हैं या उनने सीखा है म्यूज़िक, उनके घर में संस्कार, उनके परिवारों में संस्कार है म्यूज़िक के, वो लोग कभी भटकते नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनको म्यूज़िक अपने, यानी अपने से जोड़े रखता है, अपने को, उनको बचाए रखता है गलत रास्तों से। तो इसी वजह से म्यूज़िक, मैं तो सोचती हूँ, मेरा ये सोचना है कि हर बच्चे को, यानी हर परिवार को अपने बच्चे को म्यूज़िक, थोड़ा हमारा शास्त्रीय संगीत ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम उसका एक संगीत एक संस्कार है, और उसकी वजह से कभी भी कोई भी युवा गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, वो भटकेगा नहीं। हमारे यूँ कह रही हूँ कि हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति यूँ ही नहीं है। वो इसलिए है कि हमारे जो लोग हैं हमारे यहाँ, जो इधर उधर पाश्चात्य की तरफ या किसी भी तरफ, देखिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो सभी जगह होती हैं, पर जो भटक जाते हैं आजकल, जो युवा भटक जाते हैं या किसी भी कारण से कुछ भी होता है, तो वो संगीत कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे मानसिक रूप से हर तरीके से हमें बचाता है। विचित्र वीणा के अलावा और क्या आपका हॉबी रही, क्या और करती हैं? क्या गाती भी हैं?
गाना हम लोगों ने जैसे थोड़ा सा बेसिक उस्ताद से सीखा था ध्रुपद, पर गाना प्रोफेशनली नहीं हम लोगों ने किया, बस थोड़ी बंदिशें सीखी थी। थोड़ा बहुत ड्राइंग का शौक़ है, कुछ ड्राइंग करती हूँ, कुछ क्रिएटिव। जैसे आप सुना पाएंगी दर्शकों को? बंदिश तो अभी नहीं सुनाऊंगी, आगे नेक्स्ट टाइम में सुनाऊंगी। क्या सुना सकती हैं आप? एक जोड़ छाला थोड़ा सा सुनाती हूँ, जो कि मैंने अभी रह गया है। जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। और ये मैं देखता हूँ आपके हाथों की उंगलियों को, मैं देख रहा था, उंगलियों के हाल तो बिगड़ जाते होंगे ऐसे में, जैसा आप मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ते। थोड़ा सा ये है कि हम लोग काम भी करते हैं घर में, तो लड़कियां तो अक्सर काम, मैक्सिमम सभी लड़कियां काम ही करती हैं घर पे, तो थोड़ा सा ये है कि पानी वगैरह से थोड़ा ये नाखून बहुत समय तक टिक नहीं पाते, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है कि थोड़ा आजकल नेल पेंट वगैरह लगा के कि हम लोग कर सकते हैं। हमारा कोशिश यही रहती है कि हमारे से बजे वो ज़्यादा अच्छा हो, हाथ सुंदर दिखे ना दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है अब मन में, क्या करने वाले आप लोग मिलकर? क्योंकि आप उस पीढ़ी के लोग हैं, जब नई पीढ़ी को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, तो आप और आपके मिस्टर आनंद जी, कुछ मन में चल रहा है, कुछ नया कर लें? कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। इन्होंने कई जगह यानी ये दुर्लभ वाद्यों की प्रदर्शनियाँ भी लगाई हैं कुछ जगहों पे, और एक लाइब्रेरी भी अभी अभी इन लोगों ने शुरू की, जिससे कि ना कुछ युवा है, जो कि हम लोगों के पास काफ़ी सारे वाद्य हैं, हम लोगों ने बहुत सारे वाद्य कलेक्ट कर लिए हैं, और ये सोचते हैं कि इन वाद्यों को जैसे एकदम अभी बनाने वाले भी नहीं हैं, है ना, तो हम लोगों ने बनाने वालों को भी कुछ कोशिश कर रहे हैं प्रमोट किया जाए, और ऐसे कुछ एक दो लोग कारीगर हैं जो कि वीणा बना रहे हैं, और अभी जैसे नई वीणा जैसे ये बनी हुई है, तो उन लोगों को भी प्रमोशन मिले, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे लोग वीणा बनाने वाले भी अब नहीं रहे हैं। जो पहले कलकत्ता, बनारस और मेरा इन जगहों पे काफ़ी अच्छे बनाने वाले थे, काफ़ी बुज़ुर्ग कलाकार थे, जो कि नहीं हैं अब। तो अब उनको भी हमें प्रमोट करना है, साथ में हमें बजाने वाले तो साथ में आ ही रहे हैं आगे, तो उन सबको भी आगे लेके चलना है। कहाँ आप किस मंच पर अभी तक गए? देश के बाहर भी आपने कार्यक्रम किए? देश में तो लगभग सभी जगह हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, कार्यक्रम किए हैं, और बाहर के लिए हम लोगों के जैसे जापान के ग्रुप ने हम लोगों का एक बनाया था, एक फिल्म बनाई थी, हाँ जी हाँ, और चिली से बना था। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और उसके साथ चिली के से भी कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। यूनेस्को के लिए भी हम लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। कुछ हमारे देश के कुछ लोगों ने भी कुछ इस पर रेयर इंस्ट्रूमेंट को लेके कुछ यानी वृत्तचित्र बनाए हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, और इस तरफ प्रयास कर रहे हैं हम लोग दुर्लभ वाद्यों को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर से उनके नए सीखने वाले भी और जुड़ें, और उन लोगों को इन वाद्यों को बनाने को लेके कुछ तकलीफ़ ना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने ये लाइब्रेरी उपलब्ध कराई है। और दूसरा है कि नए कारीगर हम लोगों ने कुछ उन लोगों को भी खोज के और उन लोगों को भी आगे बढ़ाया है। क्या आप चलते चलते सुनाना चाहिए? थोड़ा झाला सुनाती हूँ। झाला? जी हाँ। ये क्या होता है झाला? झाला जो आदि ताल में निबद्ध होता है, और फास्ट बजता है, थोड़ा सा जोड़ो झाले से, है ना, तो वो सुना रही हूँ। झाला।
आप ये सुन रहे थे झाला, झाला, ध्रुपद और जोड़। मैंने भी बात करते करते चीज़ों को समझ लिया। ये जो आपके पास बीड़ा है, बहुत तरह के बीड़ा यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कितने, क्या कॉस्टली, बहुत महंगे होते हैं? जी हाँ, महंगे तो होते हैं, लगभग 1.5 लाख इनकी कीमत है आज के समय में। तो क्योंकि इनको बनाना भी कठिन है, इन पे देखिए आप काफ़ी सारा काम है और इनको एक बड़े उससे बनाया जाता है, टेक्निकली बड़ा अच्छे से वो करके बनाया जा सकता है। कुछ और भी आपकी वर्क है, आप इसके अलावा कुछ करते हैं? विचित्री वीणा तो मैं बजाती ही हूँ। वैसे मैं म्यूज़िक कॉलेज में एज ए लेक्चरर सितार भी सिखाती हूँ, ग्वालियर म्यूज़िक कॉलेज में। ग्वालियर में माधव म्यूज़िक कॉलेज है, वहाँ पर मैं असिस्टेंट लेक्चरर हूँ। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं सितार से, तो हमारी संस्कृति से तो जुड़े ही हुए हैं, है ना। और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर ही रही है। तो चलिए, भारत की संस्कृति बड़ी विचित्र है और विचित्र वीणा की आज हम बात कर रहे थे, लेकिन इस विचित्रता को बचाए रखना ये हम सबका उद्देश्य भी होता है और बंसल भी यही चाहता। पद्मजा जी है, बहुत अलग तरह की ख्याति है, दुनिया भर में आपको लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग, वो नई पीढ़ियाँ जो अब इससे दूर होती जा रही है, इस कला को आगे बढ़ाना, इस संस्कृति को बचाना है, तो आपको इन्हें सहयोग करना होगा, ये उनको सहयोग करेंगी। कहते यही तो हमारी संस्कृति है और यही हमारी परंपरा है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।